ओम सभी को ओम। महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की निःशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत डॉक्टर हरिप्रकाश जैन जी का, जो आज हमारे बीच में रहेंगे। ये नेत्र विशेषज्ञ हैं, वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ। आज नेत्रों पर हमारा विषय रहेगा। आगे का विषय है कंप्यूटर और मोबाइल से जो हम काम करते हैं, अधिक समय तक हम उस पर काम करते हैं, उससे जो हमारे आंखों में परेशानियां होती हैं, वो किस प्रकार से उनको दूर किया जा सकता है, कैसे हम उनकी सावधानियां रख सकते हैं, ये विषय रहेगा आपका। मैं अनिल जोशी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि विस्तृत परिचय डॉक्टर साहब का हम सब साधकों को कराएं। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका, अनिल जी जोशी जी। जी धन्यवाद। डॉक्टर हरिप्रकाश हरि जी, डॉक्टर हरिप्रकाश जैन हरि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे ही मैंने उपनाम बोला, इसका मतलब यह है कि डॉक्टर साहब जो हैं वो जो डॉक्टरी का जो उसके कारण से तो विख्यात है ही, पर वो बहुत अच्छे कवि और लेखक भी हैं। और शायद ऐसे ही लोग जो हैं वो सामाजिकता की ओर ज़्यादा उनका रुझान रहता है। डॉक्टर साहब MBBS MS हैं आइज में, तो ये उनकी चिकित्सीय योग्यता है। पर एक लेखक और कवि के रूप में भी आप काफ़ी मशहूर हैं। तो डॉक्टर साहब को अच्छा लगेगा कि यहाँ पर भी कई ऐसे लोग हैं जो कि रचना धर्मी हैं, लिखते हैं। स्वयं मैं भी लिखता हूँ, मेरे भी कई संग्रह प्रकाशित हैं। देवेंद्र देव जी हैं, सत्या त्रिपाठी जी हैं, और भी कई लोग हैं। डॉक्टर साहब के जो प्रकाशन हैं वो शाख का दर्द एक गज़ल संग्रह है, ऐसे ही यायावर जिंदगी एक काव्य संग्रह है, नदी ठहरी सी लगती है, ये भी एक गज़ल संग्रह है। तीनों का बड़ा सुंदर नाम है। काफ़ी स्थानों पर उन्होंने अपने परफॉर्मेंसेस, अपना पाठ, काव्य पाठ किया है। और उनको मध्य प्रदेश में कुरैशी साहब थे और बलराम जाखड़ साहब थे और ठाकुर साहब थे, तो उन सब के रामेश्वर ठाकुर जी थे, उन सब की ओर से आपको पुरस्कृत भी किया गया। बहुत स्वाभाविक है। कई सम्मान जैसे रंजन कलश शिव सम्मान, मध्य प्रदेश लेखक संघ की इकाई से सम्मान, दुष्यंत कुमार सम्मान, शब्द सूर्य सम्मान, साहित्य संस्था वर्तिका द्वारा सम्मान, तो ये सम्मान उनको मिले हुए हैं। आप का शायद निवास स्थान को प्रतीक नाम से आप बोलते हैं, श्री राम कॉलोनी शिवपुरी में रहते हैं। तो ऐसे जो इतने वरिष्ठ जो नेत्र विशेषज्ञ हैं और साथ ही रचनाकार हैं, वो हमारे बीच में हैं। मैं अनूप जी का भी विशेष धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने, उनके माध्यम से आपको संपर्क हुआ। तो आज का विषय भी बड़ा दिलचस्प है और जो रोज हम सब लोगों के जीवन से भी जुड़ा हुआ है, कि जो हम रोज मोबाइल देखते हैं और कंप्यूटर देखते हैं या टीवी भी देखते हैं, तो उसके कारण से जो आंखों पर प्रभाव होता है, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं, उसमें कैसे क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और यदि हो जाए तो क्या उसका उपचार हो सकता है। मैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित करता हूं कि डॉक्टर साहब आपकी बात रखें। आप म्यूट हैं डॉक्टर साहब। अब आपको मेरी आवाज जी अब आ सुनाई रही है। पड़ी? जी अब जी आए आ रही है। और अंत सभी। में आप एक आध अपनी कविता या गजल जरूर सुनाइएगा, तो लोग नहीं सुनना चाहेंगे। जी जी डॉक्टर साहब। मैं अभी सभी मित्रों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, और जोशी साहब को भी प्रणाम करता हूं। आज का जो विषय है हमारे बीच में, जो चर्चा का विषय है, और उसको इंग्लिश में कहते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। यानी कि कंप्यूटर के द्वारा, उसके अधिकतम उपयोग के द्वारा आंखों पर होने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आंखें हमारे शरीर का बहुत ही संवेदनशील अंग है, और उसकी नियमित रूप से हमको देखभाल करना परम आवश्यक है। लेकिन बड़ा विडंबना है कि आज के समय में हमारे युवा वर्ग और हमारा अ, बालक वर्ग
खासतौर से विद्यार्थी आंखों के प्रति बड़े लापरवाह रहते हैं। एक जमाना था कि मनोरंजन के माध्यम मात्र रेडियो या हमारे खेल हुआ करते थे, लेकिन आज मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और टीवी ने हमारे हर घर में प्रवेश कर लिया है, हर बच्चे के जीवन में प्रवेश कर लिया है। उसके परिणाम स्वरूप कुछ आंखों में होने वाली परेशानियां प्रारंभ हो गई हैं। जो लोग अधिक देर तक मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम करते हैं, उनको कुछ विशेष तरह की परेशानियां प्रारंभ हो जाती हैं, जिसको कि अमेरिकन ऑप्टोमेट्रिस्ट सोसाइटी ने नाम दिया है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। आप अगर नेट पर भी सर्च करेंगे तो नेट पर भी आपको ये इसके बारे में पूरा डिटेल यानी कि पूरा का पूरा विवरण आपको मिल जाएगा कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम आखिर है क्या भला, और उससे हम कैसे बच सकते हैं, उसके क्या लक्षण। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग घंटों तक मोबाइल चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, टीवी देखते हैं, उनके द्वारा कुछ शिकायतें हमको की जाती हैं, जैसे कि शाम होते होते आंखों में थकान होना, आंखों का भारी होना। कई मरीज मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं साहब आंखें फोड़े की तरह दुख रही हैं, आंखें गर्म हो गई हैं, और आंखों के चारों तरफ यहाँ सर में यहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है, या दोनों तरफ यहाँ दर्द होता है। उनको नहीं मालूम है कि ये ऐसा क्यों होता है। और आंखों में कंकड़ सा लगना, आंखों से आंसू आना, अधिक तीव्र अगर स्थिति होती है तो गर्दन में दर्द होना, सर में दर्द होना, ये भी प्रारंभ हो जाता है। ये हमारे आज के विद्यार्थियों में, खासतौर से जैसे ही ये कोरोना के बाद ऑनलाइन पढ़ाई प्रारंभ हुई, इस ऑनलाइन की पढ़ाई से हमारे तमाम बच्चों को, मैं समझता हूं 40 से 50% विद्यार्थियों को चश्मा लगना प्रारंभ हो गया है। एंड दिस इज ड्यू टू द कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। क्योंकि आंखों पर स्ट्रेन पड़ता है, आंखों पर एक प्रभाव पड़ता है, हानिकारक प्रभाव पड़ता है, और आंखों के ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो हम इससे कैसे बच सकते हैं? इससे किस प्रकार से हमारे विद्यार्थियों को, हमारे युवा वर्ग को, और बल्कि मैंने तो देखा है हमारे कई बुजुर्ग भाई जो रिटायर हो चुके हैं, जो महिलाएं हैं जिनको घर गृहस्थी से काम निपटा लेती हैं, वो घंटों तक टीवी देखती रहती हैं और मोबाइल पर कोई वीडियो गेम खेलती रहती हैं। तो उनके लिए, सबके लिए ये बड़ा जागरूक होने की आवश्यकता है कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम और उससे के द्वारा होने वाली परेशानियां हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारी आंखों में प्रतिदिन दिन में कम से कम 2-3 बार साफ पानी से हमको धोना चाहिए। आंखें खोल के धोना चाहिए। लोग चेहरा धोते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, और आंखें बंद करने के परिणाम स्वरूप आंखों के अंदर पानी नहीं जाता, उससे हमारी आंखें साफ नहीं हो पाती हैं। तो जब भी आप चेहरा धोते हैं, अपनी आंखें खोल के धोएं और आंखों के अंदर पानी जाने दें। उससे हमारी आंखों के अंदर जो जमा धूल है, डस्ट है, वो साफ होती रहेगी। कुछ विशेष सावधानियां जो कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से बचने के लिए हमें आपको बताना चाहता हूं। मैंने कुछ बच्चों को ये देखा है, जैसा मैंने अभी बताया आपको, कि आंखों में जलन होना, कंकड़ लगना, आंसू आना, दर्द होना, आंखों में भारीपन होना। अधिकतम या तीव्रतम जो उपयोग जब करते हैं तो कुछ इस तरह की परेशानी होती है, जैसे कि लाइट और डार्क अडेप्टेशन। आपने ध्यान दिया हो, जब हम किसी सिनेमा हॉल में काफी देर तक अंधेरे में बैठे रहते हैं और जब उससे निकलते हैं तो कुछ देर तक हमको दिखाई नहीं देता है प्रकाश में। इसको कहते हैं अपन लाइट अडेप्टेशन। या कभी हम उजाले से अंधेरे में जब जाते हैं
तो अंधेरे में हमारी आंखों को अभ्यस्त होने में, देखने में कुछ समय लगता है। इसको कहते हैं डार्क एडेप्टेशन। तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से पीड़ित जो लोग हैं उनमें ये अवधि लाइट एडेप्टेशन की और डार्क एडेप्टेशन की बढ़ जाती है। यदि एक सामान्य व्यक्ति को अंधेरे में जाने में 2 से 3 मिनट अगर लगते हैं अभ्यस्त होने में, तो ऐसे व्यक्ति को जो कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से पीड़ित है ज्यादा समय लगेगा। 5 मिनट भी लग सकते हैं, 7 मिनट भी लग सकते हैं। इसी तरह से ऐसा व्यक्ति जो कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से पीड़ित है, उसको अंधेरे से उजाले में भी उसको ज्यादा समय लग सकता है एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में। तीसरा एक और महत्वपूर्ण जो हानि होती है कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल ज्यादा चलाने से, हमारे अंदर रंगों को पहचानने की प्रवृत्ति, जिसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, वो बढ़ जाती है। एक सामान्य व्यक्ति एक छोटे से छोटे रंग को, महीन से महीन बारीक रंग को आसानी से पहचान सकता है, लेकिन कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति को रंगों को पहचानने में धीमे 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 कठिनाई आने लगती है। तो ये एक ऐसी समस्या है जो कि विश्व के पटल पर हमारी आंखों के जो व्यक्ति हैं उनकी संख्याओं को बढ़ा रही है। अब हम इससे कैसे बच सकते हैं? सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा पोस्चर, या हमारा बैठने का तरीका। मैंने कुछ पूजा अगर यहाँ उपस्थित हो, वो हमारे दर्शकों को, हमारे भागीदारों को कुछ बताएं। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से संबंधित मैंने कुछ पोस्टर उनको भेजे थे। यदि पूजा हो तो बताएं। जी हाँ, इसमें देखिए पहला जो पोस्टर मैंने भेजा है, सिम्टम्स ऑफ कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। डबल विजन, यदि व्यक्ति काफी देर तक कंप्यूटर या लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर काम करता है, मोबाइल चलाता है, तो उसको कई बार दो दो दिखाई पड़ने लगते हैं। उसकी जो आंख की मांसपेशियां हैं उसमें इम्बैलेंस, थकान के परिणाम स्वरूप पैदा हो जाता है। जैसे कि हम पानी से भरी हुई बाल्टी दोनों हाथों में ले लें तो हमारे हाथ थक जाते हैं। इसी तरह से ज्यादा या अधिक देर तक कंप्यूटर को चलाने पर और मोबाइल को देखने पर हमारी आंख की जो मांसपेशियां हैं वो थक जाती हैं, उनसे धुंधला दिखाई पड़ने लगता है, ब्लड विजन। और कभी कभी मांसपेशियों में इम्बैलेंस की स्थिति पैदा हो जाती है, तो व्यक्ति को एक एक के दो दो दिखाई देने लगते हैं थोड़ी देर के लिए। यदि वहां से दृष्टि हटा देते हैं वो, तो फिर उनकी दृष्टि फिर से सामान्य हो जाती है। तीसरी बात, एक सामान्य व्यक्ति प्रति मिनट करीब 15 से 20 बार अपनी पलकों को झपका लेता है। उससे क्या होता है कि हमारी आंखों के जो कॉर्निया है उसको लुब्रिकेशन मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है। लेकिन जब हम अधिक देर तक कंप्यूटर को वॉच करते हैं, हमारी आंखों को से मोबाइल का अधिक देर तक देखते हैं, तो पलकों को झपकाना हम भूल जाते हैं। परिणाम स्वरूप हमारा कॉर्निया आंखों का वो ड्राई हो जाता है, उसकी चिकनाई कम होने लगती है। तो ये ड्राइनेस अधिकतर लोग जो कि लैपटॉप पर काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, दिन भर सिस्टम पर काम करते हैं, शाम होते होते उनकी आंखों में ये ड्राइनेस बढ़ जाती है और वे आकर के डॉक्टर के पास ये शिकायत करते हैं कि आंखों में सब कंकड़ सा लग रहा है और आंखों में भारीपन है। तो ये ड्राइनेस की वजह से होता है। आंखें मैंने जैसे अभी बताया कि हॉट हो जाती हैं, गर्म हो जाती है, फ्लश्ड आई की स्थिति पैदा होती है। तो इससे व्यक्ति को बहुत परेशानी होने लगती है। आई फटेक यानी कि आंखों की थकान होना, और अधिकतम स्थिति में सर में दर्द भी होना प्रारंभ हो जाता है। अब हमें क्या करना चाहिए? इसका पोस्टर नंबर पूजा जी दूसरा बताएं कि हमारा सिटिंग पोस्चर कैसा हो, हमको किस तरह से बैठना है, किस तरह से। देखिए, हम जब कंप्यूटर पर बैठते हैं, लैपटॉप पर बैठते हैं या मोबाइल भी चलाते हैं, हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर बैठना होता है। और हमारा जो कोण है, इसमें सबसे पहले बताया है कि हमारी आंखों से
डेस्कटॉप या कंप्यूटर की दूरी कम से कम 1.5 फीट से 2 फीट के बीच में रहना चाहिए और बिल्कुल एक पैरेलल स्थिति में हमारा डेस्कटॉप की से हमारी आंखों का कोण बनना चाहिए। कभी भी लैपटॉप या मोबाइल पर आगे झुक करके नहीं बैठना चाहिए। हमारी पैर, हमारी जांघें कुर्सी पर बिल्कुल स्पर्श करती हुई हो, हमारे पंजे जमीन को टच करते हुए हो, हमारे घुटने बिल्कुल सीधे हो और हम बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में बैठे। लाइट का अरेंजमेंट इसमें नहीं बताया है, लेकिन आप ध्यान रखिए जो भी लाइट है आपके कक्ष में वो आपके बाएं हाथ के ऊपर, सिर के ऊपर रहना चाहिए, जिससे कि हमारे हाथों की परछाई लैपटॉप पर या हमारी किताब पर या मोबाइल पर नहीं पड़े। साथ में मैंने इसमें बताने की कोशिश की है कि हमारी आर्म्स यानी कि भुजाएं कुर्सी पर जो हैंडल्स हैं उन पर टिकी हुई होना चाहिए। आप अगर देखने में सक्षम हो तो देखिए। और हमारे जो पैरों का और जांघों का कोण है वो बिल्कुल 90 डिग्री की स्थिति में होना चाहिए, जिससे कि हमारे पैर रिलैक्स स्थिति में रहें। तो ये स्थिति है, ये स्थिति बताई है रॉन्ग सिटिंग पोजीशन में। ये अधिकतर लोग इसी स्थिति में बैठते हैं जो कि ठीक नहीं है, हमारे शरीर के लिए, हमारी आंखों के लिए ठीक नहीं है। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि इस स्थिति से हम कैसे बच सकते हैं। एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ 2020। जैसे आपने क्रिकेट में 2020 का मैच देखा होगा, इसी तरह से हमारी आंखों को कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के लक्षणों से बचाने के लिए फॉर्मूला ऑफ 2020 बताया गया है। ये देखिए चार्ट आपके सामने आ रहा है, हाउ टू प्रिवेंट कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। एडजस्ट द व्यूइंग डिस्टेंस। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंप्यूटर के लैपटॉप से या मोबाइल से हमारी दूरी 1.5 फीट से 2 फीट के बीच में रहना चाहिए। यूज द राइट लाइटिंग। कंप्यूटर या लैपटॉप का जो ब्राइटनेस है ना बहुत ज्यादा हो, यदि ज्यादा होगा तो हमारी आंखों में ग्लेयर या चकाचौंध लगेगी, ना बहुत कम हो जिससे कि हमको ज्यादा से ज्यादा आंखों को लोड देना पड़े। तो ये करीब 50% की ब्राइटनेस आप कंप्यूटर के मॉनिटर पर रखें, उससे हमारी आंखों पर जो चकाचौंध से हम बच सकते हैं और आंखों पर अनावश्यक बोझ देने से भी बच सकते हैं। तीसरी बात जो उसमें बताई गई है कि आप कंप्यूटर से जो निकलने वाला ग्लेयर है उससे अगर बचना चाहते हैं तो एंटी ग्लेयर ग्लासेस, आजकल मार्केट में अच्छी क्वालिटी के एंटी ग्लेयर ग्लासेस उपलब्ध हैं, जिनको आप लगा करके काम करें तो कंप्यूटर से निकलने वाली जो चकाचौंध है, जो ग्लेयर है, उससे हम काफी हद तक अपनी आंखों को बचा सकते हैं। एंटी ग्लेयर ग्लासेस की पहचान मैं आपको बताऊं कि अगर चश्मे को हम ट्यूबलाइट की रोशनी में उसके देखें तो ट्यूबलाइट हमको पूरी सफेद ही दिखेगी, लेकिन अगर एंटी ग्लेयर ग्लास लगे होंगे तो ट्यूबलाइट हमको रंगीन दिखेगी उसमें। तो ये ध्यान रखिए कि हम एंटी ग्लेयर ग्लासेस को कैसे पहचान सकते हैं। चौथा पॉइंट इसमें दिया है, करेक्ट योर पोस्चर एंड पोजीशन। जैसा मैंने अभी पूर्व में भी बताया, आप बिल्कुल स्ट्रेट या सीधे तनी हुई स्थिति में बैठें और झुकना बिल्कुल अनावश्यक स्थिति में रहेगा। टेक ब्रेक फ्रॉम स्क्रीन्स। जैसा मैंने अभी बताया फॉर्मूला ऑफ 2020, हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट की दूरी पर आप अपनी आंखों को केंद्रित कर लें, जिससे हमारी आंखों की मांसपेशियों को रिलैक्स मिले, वो थकान से बचें। या ये भी कर सकते हैं, हर 20 मिनट के बाद आप जाके टॉयलेट जा सकते हैं, पानी पीने जा सकते हैं, तो एक ब्रेक बन जाएगा, आपको एक ब्रेक हो जाएगा, जिससे कि आपकी मांसपेशियां आंखों की थकान से बच जाएंगी। इस बीच में आप स्वाभाविक रूप से अपनी पलकों को भी झपका लेंगे तो हमारे आंखों का जो कॉर्निया जो ड्राई होता जा रहा है वो सूखने से बच जाएगा और हम उस ड्राइनेस की स्थिति से अपने आप को बचा सकेंगे।
जो अगला पॉइंट है वो है ब्लिंक मोर रेगुलरली। हमारी पलकों को हम झपकाते रहें। अभी मैंने आपको बताया, जब भी हम कंप्यूटर को देखते हैं, मोबाइल को देखते हैं, लैपटॉप को देखते हैं, टीवी को देखते हैं, तो हम पलकों को झपकाना भूल जाते हैं। ये पलकों के झपकाने के भूलने से हमारी आंखें ड्राई हो जाती हैं। तो आप अपनी पलकों को नियमित रूप से झपकाते रहें। और अंतिम बिंदु है चूज द करेक्ट आई वेयर, यानी कि यदि आपको चश्मा लगता है तो उसका नियमित रूप से प्रति 1 वर्ष में नेत्र परीक्षण करवा के चश्मे के नंबर आप अप टू डेट करते रहें। इसमें एक और बात हमारे डॉक्टर्स ने बताई है कि यदि आपको -2 का चश्मा लगता है तो ऐसे व्यक्ति -1.5 का चश्मा लगाकर ही कंप्यूटर पर काम करें। उससे हमारी आंखों का लोड कम हो जाएगा। यानी कि जो आपको, अगर आपको कॉनकेव लेंसेज आप यूज करते हैं तो 0.5 कम करें, और यदि आप कॉन्वेक्स लेंसेज यूज करते हैं तो आप 0.5 ज्यादा का उपयोग करें। उससे हमारी आंखों का जो स्ट्रेन है, जो आंखों पर पड़ने वाला दबाव है, वो काफी हद तक हम कम कर सकते हैं। तो ये कई ऐसी सावधानियां हैं जिससे हम अपनी आंखों को बचा सकते हैं। अब बात आती है कि कलर ब्लाइंडनेस जैसी स्थिति से हम कैसे बच सकते हैं। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारी जो डाइट है उसमें भी हमको सुधार करने की आवश्यकता है। जैसे प्रतिदिन हरी सब्जियों का समावेश आप करें। अधिकतर बच्चे, जो हमारी आज की पीढ़ी है, वो जंक फूड में ज्यादा उसको दिलचस्पी है। जैसे पिज्जा है, बर्गर है, और मोमोज हैं, क्या तरह की, हमें तो उसके जिनके नाम भी नहीं जानता, हमारी पीढ़ी ने उनको खाया भी है। पिज्जा, मोमोज, मैगी, इन चीजों से, जंक फूड से हमारे बच्चों को, हमारे विद्यार्थियों को बचने की जरूरत है। क्योंकि जैसा कि आप देखते हैं कि अगर हमारे कंप्यूटर में जंक फाइल इकट्ठी हो जाती है, हमारे मोबाइल में जंक फाइल इकट्ठी हो जाती हैं, तो हमारे मोबाइल को हैंग कर देती हैं, हमारी फाइल करप्ट हो जाती है। तो इसी तरह से ये जंक फूड हमारे पेट को, हमारे शरीर को खराब करते हैं। अब ये आया कहां से? देखिए, यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिका में जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन के साधन नहीं है, वो इसी तरह के छोटे मोटे आइटम खा करके अपना गुजारा करते हैं और काम पर चले जाते हैं। तो ये जंक आइटम्स धीमे धीमे फैशन के तौर पर हमारे देश में भी आ गए। इन सब से क्या होता है? हमारा पेट खराब होता है, उसमें गैस बनना प्रारंभ हो जाती है। वो गैस हमारी आंखों के ऊपर भी हानिकारक प्रभाव पड़ती है और हमारी आंखों पर लोड पड़ना शुरू हो जाता है। तो मेरा युवा जो दर्शक हैं, जो विद्यार्थी हैं, यदि वो देख रहे हो तो उनसे निवेदन है कि वे इस तरह के जंक फूड जहां तक संभव हो उससे बचने की कोशिश करें। और घर में जो भी आपका साधारण भोजन है, दाल है, रोटी है, हरी सब्जियां हैं, फल है, सभी तरह के फल, जो विशेष रूप से जो मौसमी फल हैं, वो मौसमी फल में पर्याप्त विटामिन का समावेश होता है। विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। ये सारे हमारे शरीर को, हमारी आंखों को, खासतौर से विटामिन ए के जो रिच सोर्सेज हैं उनमें है पपीता है, आम है, कद्दू है। समस्त प्रकार के जो पीले फल हैं वो हमारी आंखों को विटामिन ए प्रोवाइड करते हैं, और हम हमारी आंखों को इस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। तो हमारी जो डाइट है, हमारा जो भोजन है, उसमें भी आप अपने इस तरह की सब्जियों को, इस तरह के फलों का समावेश करें, तो उससे हमारी आंखों को हम स्वास्थ्य के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। और कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या कंप्यूटर या मोबाइल को चलाने से होने वाली जो नुकसान है, उससे हम अपनी आंखों को सुरक्षा तो प्रदान कर ही सकते हैं, आंखों में एक तरह से ताकत भी पैदा कर सकते हैं। तो ऐसी कई चीजें हैं जिनसे हम बच सकते हैं। आज जो बच्चे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, उनको एक तरह से डिजिटल ब्लाइंडनेस पैदा हो रही है।
और उस डिजिटल ब्लाइंडनेस के फलस्वरूप आंखों का जो केंद्र बिंदु है, आंखों के पर्दे पर जहां किसी वस्तु की छवि बनती है, वो उस धीमे धीमे उसके रिफ्लेक्सेस यानी उसकी ग्रहण क्षमता कमजोर होती जाती है। परिणाम स्वरूप यदि हमारी आंखों में जब हम परीक्षण करवाने पहुंचते हैं तो नीचे तक की लाइन कई बार हमारे बच्चों को या कंप्यूटर पढ़ने वालों को, कंप्यूटर उपयोग करने वालों को नीचे की लाइन दिखाई पड़ना बंद हो जाती है। इसको कहते हैं डिजिटल ब्लाइंडनेस। और इस डिजिटल ब्लाइंडनेस को चश्मे के द्वारा भी हम नहीं बढ़ा सकते। इसलिए कोशिश करें कि जहां तक हो कंप्यूटर से अधिकतम उपयोग से बचने की कोशिश करें। समय समय पर उससे दूरी बनाएं। बीच बीच काम के बीच बीच में 20 सेकंड के लिए अपनी आंखों को बंद कर लें या दूर देखना प्रारंभ कर दें, या कंप्यूटर से या मोबाइल से उठ करके बाथरूम या टॉयलेट चले जाएं, आंखों को धो लें। उससे काफी हद तक हम कंप्यूटर से होने वाले नुकसान को बच सकते हैं। धन्यवाद है। और मैं समझता हूं यदि किसी को कुछ और सवाल पूछना हो तो जोशी साहब, क्या अपन ऐसा कर सकते हैं? जी जी जी, ऐसा ही करते हैं। और वास्तव में ये पूरा ये जो इंटरेक्शन है तभी कंप्लीट होगा जब आपके व्याख्यान के बाद जो लोग पूछना चाहते हैं वो पूछें। तो सभी लोग आमंत्रित हैं और अपनी बात रख सकते हैं। और क्योंकि समय है इसलिए आंखों से संबंधित तो और भी कोई, क्योंकि डॉक्टर साहब MBBS MS हैं, तो आपको कोई और ऐसी समस्या या कोई ऐसी जानकारी या गाइडेंस लेना चाहें आप, तो मेरे ख्याल से वो भी आप पूछ सकेंगे, डॉक्टर साहब बता सकेंगे। जी बताएं, पूछें। अलका जी और दीपशिखा जी। तो दीपशिखा जी शुरू करें आप, दीपशिखा। जी धन्यवाद सर, बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया और जी बहुत ही सरल शब्दों में, सुंदर शब्दों में एक्सप्लेन किया। मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये कि जैसा आपने बताया बच्चों को ड्यूरिंग द कोविड कंप्यूटर का एडिक्शन थोड़ा ज्यादा हो गया है, जी ज्यादातर असाइनमेंट भी कंप्यूटर पर ही आते हैं, तो उसके लिए मैंने मेरे बेटे के लिए ब्लू लेंस मंगवाया था। तो क्या वो जी। और एंटी ग्लेयर लेंस बोथ आर सेम या कुछ डिफरेंस है इनमें? एंटी ग्लेयर लेंस और ब्लू कट लेंस वो एक ही तरह की चीजें हैं। वो एंटी ग्लेयर में जो ब्लू उसको टिंट दे देते हैं तो वो जो कंप्यूटर से निकलने वाली रेज है उनको काफी हद तक कट कर देता है। हम ये नहीं कहते कि 100% कट कर देगा, लेकिन काफी हद तक उसको कम किया जा सकता है, तो पहना जा सकता है। जी धन्यवाद सर। और दूसरा प्रश्न ये कि डायबिटीज वाले जो पेशेंट हैं उनको क्या कुछ अलग से सावधानियां यूज करनी चाहिए या क्या उसके लिए है, बिकॉज उनकी आंखों पर इफेक्ट ज्यादा जल्दी होता है किसी भी चीज का? देखिए, डायबिटीज के जितने भी हमारे मरीज हैं, जो पीड़ित व्यक्ति हैं, सबसे पहले तो उनको अपनी डाइट पर ध्यान देना ही पड़ेगा। तो ऐसे फल जैसा मैंने अभी बताया जिसमें विटामिन ए अधिक मात्रा में होता है। अब चूंकि आम जैसे बताया उसमें शुगर होती है तो वो डायबिटीज वाले पेशेंट उसको नहीं ले सकते हैं। लेकिन पीले फल जैसे कद्दू की सब्जी है, कच्चा कद्दू के सलाद के रूप में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, और दूध पिए। और ऐसे सोर्सेज जिसमें विटामिन ए मिलता है वो तो करें ही करें। बाकी डाइट कंट्रोल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि डायबिटीज इज द मदर ऑफ ऑल डिसीजेस। वो धीमे धीमे, अगर आपकी शुगर लेवल बढ़ती रहेगी। लेकिन अच्छा, एक बात कई बार मेरे से मरीज आके पूछते हैं कि साहब हमारी तो शुगर कंट्रोल कर रहे हैं हम, और हमने बिल्कुल 1 महीने से शुगर नॉर्मल है, इसके बावजूद ही हमारा दिखाई पड़ना क्यों बंद हो गया है? एक बीमारी डायबिटीज पैदा कर देती है जिसको कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या होता है कि बढ़ी हुई शुगर हमारे शरीर की आंखों के पर्दे को धीमे 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 दे सुखाना शुरू कर देती हैं। कई बार डायबिटीज के प्रभाव की वजह से आंखों में की जो खून की नलियां हैं वो लीक कर जाती हैं और आंखों में खून भर जाता है। यह रहती है कि हो सकता है उनकी आंखों में
डायबिटीज के प्रभाव की वजह से आंख के पर्दे को क्षति पहुंच रही है और खून की जो नलियां हैं वो भी लीक हो सकती हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को नियमित रूप से नेत्र विशेषज्ञ के पास अपनी आंखों का परीक्षण कराते रहना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले का मैं आपको घटना सुनाता हूँ दीपशिखा जी। एक महिला थी जिनकी आयु करीब 50 वर्ष की थी और वो आई कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत कम दिखाई पड़ रहा है पिछले 1 महीने से। और मैंने जब उसका पहले जो दृष्टि का परीक्षण किया तो उसकी दृष्टि ऊपर का जो लेटर है जो कि 60 मीटर दूर से एक सामान्य व्यक्ति देख सकता है वो उनको दिखाई नहीं पड़ रहा था। उनकी पुतली को फैला करके मैंने पर्दे की जब जांच की तो उनके पूरे आंख के अंदर खून भरा हुआ था। अब उस खून को जमे हुए करीब 1 महीने का समय हो गया था। उसके लिए उनके पास एक सुपारस पैरालिसिस के अलावा कोई साधन नहीं था। अब ऐसे खून को क्या किया जाता है, विट्रोरेटिनल सर्जरी करके उस खून को हटाना पड़ता है और उसके पश्चात जब खून साफ हो जाता है तो लेजर के द्वारा जो लीकिंग ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की नलियां जो लीक कर रही हैं, उनको सील करना पड़ता है। और उनको सील करने के बाद भी इस बात की गारंटी नहीं है कि उनको पूरी तरह से उनकी दृष्टि सामान्य हो जाए। तो ऐसे व्यक्ति जिनको डायबिटीज है उनको नियमित रूप से अपना नेत्र परीक्षण कराते रहना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज से धीमे धीमे ऐसा नहीं है कि एक ही आंख में उसका नुकसान पहुंचता है, दोनों आंखों में ये प्रभाव होता है। तो उनको नियमित नेत्र परीक्षण कराना चाहिए। एक बात, दूसरी बात, डायबिटिक रेटिनोपैथी का प्रभाव ऐसा नहीं है कि एक 6 महीने में हो जाए। सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको कितने वर्षों से डायबिटीज है, आप कितने वर्षों से उससे पीड़ित हैं और लॉन्ग एंड इनसफ आवश्यक रूप से होता ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी अलका जी आप पूछ लें। जी नमस्कार जी। नमस्कार। ये आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया है हमें और बहुत ही आपका धन्यवाद है। मैं आपसे 2 प्रश्न करना चाहूंगी। ठीक, पहला बोले। प्रश्न तो ये कि मेरी आंखें जो है वो काफी ड्राइनेस है, इनमें आंसू ही नहीं निकलते हैं, बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए बार बार मुझे दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता है, मेरे डॉक्टर्स देते हैं तो ठीक। मैं वो यूज करती हूँ, लेकिन ड्राइनेस मेरी नहीं जाती है, ड्राई बहुत है आंखें। ऐसे जो एक्सरसाइज कराते हैं तो मेरे कभी आंसू नहीं आते हैं। जी। तो दूसरी बात ये है कि 2 चश्मे लगे हैं मुझे, एक ये पास का है जिससे मैं देख पाती हूँ पास से अच्छी तरह, तो इसका 2.5 नंबर है। ये और पढ़ने के दूसरा मेरे लिए है। दूर की दृष्टि, हाँ जी ये, तो हाँ। दूसरी मेरी दूर की है जो बहुत कम है, तो अभी डॉक्टर ने लगाया है 0.5 ही है वो। तो दूर का जब लगाया, जब मैंने चश्मा, तो उसका लगा के तो मुझे क्लियर नहीं दिखता है, लेकिन उतारती हूँ तो दूर की दृष्टि साफ दिखाई देती है। पता नहीं ये क्यों है, तब से मैंने नहीं, अब पहना आप ही मुझे बताइए दूर का +0.5 है या -0.5 है, क्या है? ये तो मुझे नहीं पता, पर बहुत ही कम अभी लगा है मुझे, न्यू अभी नया नया लगा है, तो बहुत कम नंबर है, मुझे इतना पता है नहीं, कि आप बहुत ही यहाँ कम। से बैठ के देखिए बहन जी, मैं आपको कुछ सलाह नहीं सकता हूँ। आप अपने ये बात नेत्र विशेषज्ञ से आप किसी ऑप्टिशियन के पास ना जाएं, आप जी आई जी आई स्पेशलिस्ट से ही आप संपर्क करें। और जहां तक आपने ड्राइनेस की बात की, कई बार ड्राइनेस जरूरी नहीं है कि हम लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल ही चलाते हों। ये वंशानुगत परंपरा के रूप में भी हमको ड्राइनेस की बीमारी मिल सकती है। तो आपके डॉक्टर साहब ने मॉइस्चराइजर कोई ड्रॉप लिखी हो, तमाम जी। मार्केट में तमाम तरह के मॉइस्चराइजर्स उपलब्ध हैं। वो मॉइस्चराइजर आप नियमित रूप से डालते रहें। अभी आप कौन सी दवा डाल रही हैं? आप कुछ, आपके पास कोई नाम याद है कुछ? नाम तो याद नहीं है, लेकिन वो मुझे पता है कि मैं वो ग्रीन सी एक बॉटल है वो हमेशा देते हैं, वो मैं हरे डालती रंग रहती की हूँ। शीशी होगी, हरे रंग की। सी एक है, जितने भी डालती। मॉइस्चराइजर ऑक्यूलर मॉइस्चराइजर जो भी आते हैं,
अधिकतम उनको ग्रीन कलर दिया जाता है। तो वो उसको अगर उन्हें बोला है तो दिन में कम से कम 3 से 4 बार जरूर डालें, सुबह उठने के बाद, दोपहर को, शाम को और रात को। और स्पेशली जब आप मोबाइल चलाते हैं उसके 20 मिनट, जैसे मैंने बताया आपको, 20 मिनट के उपयोग के बाद फिर से अपना मॉइस्चराइजर डाल लें। उससे हमारी आंखों का कॉर्निया ड्राई नहीं होगा और आंखों में होने वाली जो परेशानी है, जैसे कंकड़ लगना, रूखापन लगना, आंसू ना आने के लिए क्या है, देखिए हमारी आंखों में आंसू बनने की एक ग्रंथि रहती है, इसको कहते हैं लेक्राइमल ग्लैंड। तो हो सकता है लेक्राइमल ग्लैंड से आंसू बनने की प्रक्रिया कम हो गई हो, नंबर 1। या हमारी आंखों में जो अंदर की झिल्ली रहती है, जिसको कंजंक्टिवा कहते हैं, उसमें सेल्स रहते हैं, गॉबलेट सेल्स, उन्होंने म्यूकस बनाना चालू बंद कर दिया हो या कम कर दिया हो, उसकी वजह से भी हमारी आंखें ड्राई हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में ड्राइनेस को हम बचाने के लिए मॉइस्चराइजर डालना ही पड़ेगा आपको, इससे आप बच नहीं सकते, ये तो कंपल्सरी। मेरी एज 62 होने वाली है और ये मैं 2 ड्यूअल लेंस यूज कर सकती हूँ क्या, जैसे दूर पास का एक ही चश्मा हाँ, लेंस? आप देखिए बहन जी, मैं जो इस समय लगाया हूँ वो भी वैसे ही लेंस है। ऊपर का हिस्सा दूर वाला है, दूर की दृष्टि देखने के लिए है, और नीचे वाला किताब पुस्तक पढ़ने के लिए है ना, इसको कहते हैं क्रिप्टॉक। एक ही चश्मे मैं दोनों चीजों को अगर हम बनाते हैं चश्मे को, तो क्रिप्टॉक वैरायटी आती है, डीप बाइफोकल आती है, प्रोग्रेसिव लेंसेज भी आजकल लगने लगे हैं चश्मे में, जिससे ये नहीं समझ में आता है कि ये फला व्यक्ति दूर का भी उसमें चश्मा नंबर फिट है और पास का भी है, उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव। तो आप किस तरह का लगाए हैं, ये आपको मालूम है तो बता दें मुझे। बनवाए हैं, लेकिन अगर मतलब वो मुझे लगा पता नहीं वो ठीक रहेगा कि नहीं। नहीं, देखिए मैं बताऊं आपको, जो चश्मा है, ऐसे लोग जिनको दिन भर पढ़ना लिखना है, ऑफिस का काम करना है, कंप्यूटर का काम करना है, बाबू हैं, उनके लिए तो बाइफोकल चश्मा आवश्यक है, क्योंकि बार बार दूर का उतार के पास का उतार के दूर का देखें, दूर का उतार के पास का देखें, तो संभव नहीं है। जैसे मैं डॉक्टर हूं, तो मेरे लिए संभव नहीं है बार बार चश्मा बदलना। तो मैं तो एक ही चश्मा लगाता हूँ दूर का, जिसमें ये ऊपर का पोर्शन है, नीचे का पढ़ने का पोर्शन है। यदि आपकी जो रूटीन लाइफ में आपको पढ़ने की आवश्यकता ज्यादा है, जैसे गृहिणी है, उनको दिन भर किचन का काम है, जीरे में कंकड़ देखना है, सुई में धागा पिरोना है, सिलाई का काम करना है, तो ऐसे महिलाओं को, ऐसे व्यक्तियों को तो बाइफोकल चश्मा, यानी कि दोनों का, दूर और पास का चश्मा एक साथ ही उपयोग करना चाहिए। लेकिन जब आपका पास का पढ़ने का काम, लिखने का काम, किचन का काम, सिलाई का काम ऐसा नहीं है, तो फिर आप हमेशा दूरदृष्टि का चश्मा ही लगाएं, और जरूरत पड़ने पर पास का चश्मा लगा लें। लेकिन अगर दोनों ही लगा सकते हैं आप, इससे बेहतर कोई चीज नहीं है। बताएं। क्योंकि अभी अभी लगा है ना दूर का, तो इसीलिए पूछ रही हूँ। तो आदत तो डरने से मिलती है। देखिए बहन जी, चश्मे की आदत किसी को एकदम से नहीं पड़ती है। आप किसी से, व्यक्ति से दोस्ती आपकी एक दिन में हो जाती है क्या? हम पहले मिलते हैं, हेलो हेलो होती है, हम उसका फिर नाम पूछते हैं, धीमे धीमे उससे फ्रेंडशिप हो जाती है। इसी तरह से चश्मे से भी फ्रेंडशिप आपको करनी पड़ेगी। उसका तरीका ये है, पहले थोड़ा देर 5-10 मिनट चश्मा लगा लिया, फिर उतार के रख दिया, फिर चश्मे को लगाने की ड्यूरेशन बढ़ा दिया, फिर आधे घंटे लगा लिया, फिर उतार के रख दिया, फिर 1 घंटे लगा लिया, फिर उतार के रख दिया, फिर 2 घंटे लगा लिया। ये नंबर कम है ना मेरा का, तो ऐसे सोचती हूँ कि क्या लगाना। हाँ, तो ये अभी आपकी अब गलत आप फहमी है। मिलते हैं अलका जी, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अगर बेहतर हो कि आई स्पेशलिस्ट जो हैं उनको एक बार दिखा लें, क्योंकि जी, बहुत चीजें ऐसी हैं जो व्यक्तिगत भी होंगी जिससे आपको परामर्श की आवश्यकता होगी। डॉक्टर विजयानंद आनंद विद्यार्थी जी, जो डॉक्टर है नेचुरोपैथ के, वो हमारे जी। बीच में है, कुछ पूछना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आपका वीडियो खुला हुआ नहीं है, आप अच्छा, अपना वीडियो अगर खोल के जुड़िए, प्रश्न फटाफट जुड़िए। जी जय श्री नहीं, राम। मेरा भी वीडियो खुला हुआ है जय सर। श्री राम जी, जय श्री राम। जय जी श्री बोलिए। राम सर, जय श्री राम जी। डॉक्टर साहब, मुझे 2-3 प्रश्न पूछने हैं। जी, तो आदेश क्या करें। जिनको चश्मा लगा हुआ है उनका चश्मा उतर सकता है? देखिए, दूसरा, ये जो लोग बहुत बड़ी, सुरमा दूसरा जो एक लोग एक सुरमा करके पूछे हैं डॉक्टर साहब, अच्छा विजयानंद अच्छा। जी, अभी वो हाँ, उत्तर दे रहे हैं ना। पहली बात तो यह है, जो आपने पहला प्रश्न किया कि जिनको चश्मा लगता है उनको चश्मा उतर सकता है क्या,
ये बहुत बड़ी गलत धारणा है कि चश्मा उतर सकता है। देखिए, ये जो चश्मा लगना जिसको कहते हैं हम रिफ्रैक्टिव एरर, ये हमारा जो कॉर्निया आंख के अंदर होता है उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर निर्भर करता है। हम ताजी हवा लें, अच्छे भोजन का समावेश करें अपनी डाइट में, तो हम काफी हद तक जो रिफ्रैक्टिव प्रॉब्लम है उससे बच तो सकते हैं। लेकिन अगर आपका चश्मा का नंबर ज्यादा है उसको हम कम नहीं कर सकते। ये धारणा बिल्कुल गलत है। अगर कर सकते होते तो पूरे संसार के डॉक्टर्स के चश्मे उतर जाते। सॉरी, दूसरा प्रश्न क्या था आपका? दूसरा प्रश्न ये है कि कुछ लोग जो सुरमा डालते हैं या काजल लगाते हैं, कहते हैं इससे भी चश्मा उतर जाता है, वो संभावना है क्या? ये गलत फहमी है। सुरमा और काजल अपनी आंखों में बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। बल्कि सुरमा और काजल लगाने से, सुरमा और काजल किस चीज से बनते हैं? कालिख के कणों से बनते हैं। आपने देखा होगा पुराने समय में हमारी बुजुर्ग माताएं दीपक जलाती थीं और उससे काजल बनाती थी। वो काजल काय से बना? कालिख के कणों से बना। वो कालिख को घी में लपेट के, घी में लगा के वो काजल बनाती थी। तो काजल किससे बना? कार्बन के कणों से बना। वो कार्बन के कण हमारे आंसुओं के साथ मिल करके हमारी आंसुओं की नली में जमा हो जाते हैं और उसके परिणाम स्वरूप एक बीमारी है जिसको कहते हैं क्रॉनिक डेक्रायोसिस्टाइटिस, आंसुओं की नली बंद होने के परिणाम स्वरूप हो जाती है। तो खासतौर से बच्चों में तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। बड़ों में तो फिर भी चलो एक आध बार लगा लिया, कोई बात नहीं है। तो जहां तक हो काजल और सुरमे से बचना चाहिए। अगली बात ये पूछनी है जी कि एक व्यक्ति ऑल इंडिया मेडिकल में गया जी और उन्होंने ये कहा कि आपकी आंखें बेकार हो गई, लाइलाज है। जी वही व्यक्ति बालाजी नर्सिंग होम में, बालाजी का वहां पर पल्ला बख्तावरपुर में, जी जहाँ नेचुरोपैथी से इलाज होता है, जी। और वहां जो डॉक्टर हैं उन्होंने उस व्यक्ति की आंखें ठीक कर दी। अब वो उसमें व्यक्ति जी फिर ऑल इंडिया में गया, जी वो व्यक्ति फिर ऑल इंडिया में गया कि जी लगे जी आप तो कह रहे थे आंखें बेकार हो गई, मेरी तो आंखें ठीक कर दी उन्होंने। तो जी ऑल इंडिया की पूरी टीम गई वहां बालाजी पल्ला बख्तावरपुर जी। और उसका एक पूरा इंटरव्यू लिया कि भाई तुमने आंखें कैसे ठीक कर दी। क्या ये जी। पॉसिबल है? नहीं, कुछ है ऐसे एक्सीडेंटल केसेस ऐसे हो सकते हैं जिस समय वो सज्जन एम्स में गए हों, उनके आंख के अंदर कुछ ऐसी स्थिति हो जो कि टेम्पररी हो, परमानेंट नहीं हो, और वो नेचुरोपैथी के इलाज के द्वारा या समय के द्वारा या विटामिन या अच्छा पोषक पदार्थों के द्वारा लेने से धीमे 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 सेटल हो गई हो, तो वो उनको लगा कि शायद ये आंखें दोबारा ठीक हो गई हैं। लेकिन अगर यदि परमानेंट ब्लाइंडनेस अगर आंखों में आ चुकी है, खास तौर से जो आंखों का केंद्र बिंदु है जहां वस्तु की छवि बनती है वो डैमेज हो गया है, तो उसको वापस लाना, या जो आंख की नर्व रहती है इसको कहते हैं ऑप्टिक नर्व, ग्लॉकोमा या काले पानी से जो सूख जाती है, वो एक बार डैमेज हो गई, जैसे पौधे की जड़ सूख गई है उसको हम दोबारा से हरा भरा नहीं बना सकते हैं। इसी तरह से जब ऑप्टिक नर्व सूख जाती है प्रेशर की वजह से, आंख के अंदर बढ़े हुए दबाव की वजह से, तब भी व्यक्ति को ब्लाइंडनेस हो जाती है। अब उस अमुक व्यक्ति को क्या पोजीशन रही है आज आप और हम बता नहीं सकते हैं बगैर उसके पर्चों को देखे, बगैर उसके परीक्षण को देखे, परीक्षण किए। तो अंतिम बात जी जी अंतिम बात जी जी हमारे पीतमपुर में एक सज्जन है, जी। वो उनकी उम्र थी उस समय 94 वर्ष, अब वो 94। 104 वर्ष के हैं। जी जी उनको दिखना बंद हो गया था 10 साल पहले। जी जी डॉक्टर्स ने कहा कोई इलाज नहीं है। जी उन्होंने ताली बजा बजा कर, जैसे हिजड़े ताली बजाते हैं, अपनी जी जी। आपका वीडियो पॉज हो गया है, आपका वीडियो। लेकिन मैं देखिए, ताली बजाना किसी हद तक नुकसानदायक तो है नहीं। वो हमारी नेचुरोपैथी में ताली बजाने से ऐसा कहा जाता है कि रक्त का जो सर्कुलेशन है बढ़ता है। तो बजा सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मैं नहीं समझता कि ताली बजाने से दृष्टि बढ़ती है। ये हमारी मेडिकल की बुक्स में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है।
जी दीपन जी आप पूछिए। जी थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने तो सारे क्वेश्चनों का आंसर बता ही दिया है। वैसे मेरा ये था कि हम लोग योग की कक्षा में आंखों की एक्सरसाइज भी करते हैं, जी तो क्या वो एक्सरसाइज आपके मेडिकली उसमें ठीक रहती है या करनी चाहिए? दूसरा मेरा एक क्वेश्चन ये था कि क्या आपसे जो आंसू आते हैं वो एज के हिसाब से इफेक्ट करता है या कोई और प्रॉब्लम होती है? मैंने अभी आपको बहुत काफी पूर्व विस्तार पूर्वक बताया। आंखों में आंसू आने के कारण तमाम हो सकते हैं। आपकी आंसुओं की नली बंद हो सकती है, या वातावरण के प्रदूषण की वजह से होने वाली एलर्जी है वो आंखों को प्रभावित करती है, तब भी आंसू आ सकते हैं। जैसे कि हम मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं और चश्मा नहीं लगाया हमने, तो आंखों के प्रोटेक्शन के अभाव में बाहर से जो वातावरण से धूल है, मिट्टी है, बारीक मिट्टी है जो कि बड़ी माइक्रोन साइज की होती है, जो कि दिखाई नहीं पड़ती, वो हमारी आंखों में घुसती है और हमारी आंखों में एक ऐसा लगता है ऐसे कंकड़ सा लग रहा है, तो उससे भी हमको आंसू आने लगते हैं। सर मेरा क्वेश्चन अलग है। मेरा क्वेश्चन ये है कि किसी के आंख से आंसू नहीं आ पा रहे हैं, जैसे हाँ, तो ड्राइनेस की पोजीशन है नहीं, उसको। वो एज के हिसाब से होता है या कोई और नहीं, वो प्रॉब्लम? ओकुलर ड्राइनेस किसी भी एज में पैदा हो सकती है। हमने देखा कंजेनिटल ड्राइनेस छोटे छोटे 10-10 साल के, 12-12 साल के बच्चों को भी ड्राइनेस पैदा हो रही है। उसके पीछे और कई कारण है, जैसा मैंने बताया कंप्यूटर विजन सिंड्रोम भी बहुत बड़ा कारण है। मोबाइल को घंटों तक वॉच करते हैं, वीडियो गेम देखते हैं, उससे कॉर्निया ड्राई हो जाता है, और कॉर्निया ड्राई होने से आंखों में ये सब जो स्थिति है वो पैदा होने लगती है। सर दूसरा क्वेश्चन। आपको ऐसे व्यक्ति को हमेशा आई स्पेशलिस्ट को पहले चेकअप कराना चाहिए। उससे हमें समझ में आ जाएगा कि ये ड्राइनेस का कारण क्यों है, या आंसू आने ना आने का कारण क्यों है, या आंसू अधिक आने का कारण क्यों है। बगैर जांच के कोई भी चीज का जवाब देना संभव भी नहीं होता है। हर चीज के कई कारण होते हैं। और जो पुतलियों की जो हम एक्सरसाइज करते हैं योग में, तो क्या वो ठीक है या देखिए, पुतलियों की एक्सरसाइज नहीं होती है, वो आंखों की। आंखों की? हमारी आंखों में 6 प्रकार की मांसपेशियां होती हैं। ऊपर घुमाने वाली, आंखों को नीचे करने वाली, दाएं और बाएं घुमाने वाली, और आंखों को रोटेट करने वाली। ऊपर को घुमाने वाली मसल्स कहते हैं इसको सुपीरियर रेक्टस, नीचे घुमाने वाली को इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस जो कि आंखों को अंदर ले आती है, और लेटरल रेक्टस जो कि आंखों को बाहर घुमाती है। इनके कोऑर्डिनेशन से, और दो ऑब्लिक मसल रहती हैं, सुपीरियर ऑब्लिक और इंफीरियर ऑब्लिक, तो इनके मूवमेंट से ही हमारी आंखें चारों तरफ घूमती हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे घूमती हैं। तो यदि जो ऐसा आप कहते हैं कि नेचुरोपैथी में जो एक्सरसाइज करते हैं, आंखों को नीचे घुमाना, बाएं घुमाना, गोलाकार में घुमाना, एक्सरसाइज तो अच्छी है, लेकिन इससे हम सोचें कि नजर बढ़ जाएगी, ये संभव नहीं है। मेरी दृष्टि से बिल्कुल संभव नहीं है। और हमारा मेडिकल की जो किताबें हैं, मेडिकल साइंस है, उसमें इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता है कि इससे नजर बढ़ती है। नजर बढ़ने के लिए पौष्टिक भोजन और आंखों का समुचित उपयोग यही आवश्यक है। थैंक यू। जी डॉक्टर साहब, ये जो आंखें, ये पानी की, आंखों में पानी आने की समस्या अभी पंत जी ने जिसका उल्लेख किया, तो आपका कहना है कि ये जो लोग ज्यादा पढ़ते हैं उनकी भी आंखों से बार बार पानी आता है, ये भी एक प्रकार है, तो उसके लिए क्या आप सुझाते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारी पुस्तकों में और ये दिया है, 2 तरह के आंसू आते हैं। एक तो इरिटेंट इंड्यूस नंबर, यानी कि अगर हमारी आंखों में रंग चला जाए, गुलाल चला जाए, या पॉल्यूशन, मिट्टी धूल की वजह से, तो ये इरिटेंट इंड्यूस्ड है। एक इमोशनल टीयर्स, हम किसी भावावेश में आ जाएं तब भी हमको आंसू आते हैं, या ऐसी स्थिति जिसमें आंसू की नली में रुकावट हो तब भी आंसू आते हैं। वो नली नीचे ड्रेन, जैसे हमारे घर की नाली बंद है और उसमें पानी नहीं बह रहा, अब बाहर तक नहीं जा रहा, तो क्या होगा, पानी वहां इकट्ठा हो जाएगा। इसी तरह से आंख को नाक से और गले से जोड़ने वाली एक ट्यूब रहती है जिसको लेक्राइमल ट्यूब कहते हैं। यदि उसमें किसी कारण से रुकावट हो जाती है तो आंसू का जो ड्रेनेज है वो नीचे जाना रुक जाता है, और आंसू ऐसे व्यक्ति को आंख में भरे रहते हैं और दिन भर बहने लगते हैं आंसू, वो पूछता ही रहता है। तो जी ऑब्स्ट्रक्शन भी एक बहुत बड़ा कारण है ना आंसू आने का। ज्योति जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं?
ओम डॉक्टर साहब, जी मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे आपने बताया कि जब आप स्क्रीन में बैठे रहते हैं तो आप अपनी आईज को बार बार ब्लिंक करें, लेकिन हम अपने घर में देखते हैं कि जब हमारे बच्चे आईज ब्लिंक कर रहे होते हैं तो जो हमारे जो बड़े होते हैं वो बार बार ये बोलते हैं कि ये गंदी हैबिट है, आप इस प्रकार से आईज को ब्लिंक ना करें, ये आपकी आदत में शुमार हो जाएगा। तो नहीं, सर, देखिए, तो उनको कैसे हम ये समझाएं? आंखों को जल्दी जल्दी झपकाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपका जो नेचुरल वे में है, आप साधारण तरीके से बैठे हुए हैं तो आंखें तो अपने आप झपकेंगी। जब वो, क्योंकि उनको आवश्यकता है, वो अपनी आंखों को सूखने से बचाने के लिए हमारे शरीर में एक ऐसी मशीन फिट है कि आपको भूख लगेगी तो आपको अपने आप खाने की आवश्यकता महसूस होगी ना, तो आंखें पलक तो अपने आप झपकती हैं। आप कितना भी रोकने की कोशिश करें, आप बंद नहीं कर सकते उसको। उसको जल्दी जल्दी झपकाने की तो तब आवश्यकता होती है जब आपकी आंखों में रूखापन हो जाए। आप कंप्यूटर पर बैठे हैं बहुत देर तक, आपकी आंखें ड्राई हो रही हैं, तब आप उसको झपकाइए। अदरवाइज सामान्य स्थिति में तो आपको बार बार झपकाने की जरूरत है ही नहीं, आपकी आंखें तो अपने आप स्वतः ही झपकेंगी। आप, हम चाहें कि हमारी आपकी पलकों को हम झपकाना रोक लें तो नहीं रोक सकते, है ना। जब आप सामान्य तो स्थिति में सर बैठे इसका हुए मीन्स हैं। है कि जो तो सर इसका मतलब है कि जो अगर कोई बच्चा कंप्यूटर में बैठ के काम, जैसे आजकल देखा जाता है कि कंप्यूटर का काम और स्कूल से जो वर्क जो मिल रहा है वो भी ऑनलाइन ही ज्यादातर आता है व्हाट्सएप पे। तो कभी कभी बच्चे जो है कि वो रेगुलर रेगुलर बेस पे अपनी आईज को इस प्रकार से ब्लिंक करते हैं, नेचुरल वे पे नहीं, रेगुलर वे पे ब्लिंक करते हैं। तो वो ड्राइनेस का एक कारण हो सकता है, उसके लिए बिल्कुल हमें हो आई सकता है, स्पेशलिस्ट से बिल्कुल हो सकता कंसल्ट करना चाहिए। है। ये अगर बच्चे ब्लिंक जल्दी जल्दी करने लगे हैं तो इसमें दो ही कारण हो सकते हैं, क्योंकि उनकी आंखों में रूखापन आ गया है, ड्राइनेस आ गई है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए अननोइंगली उनको बार बार पलकों को झपकाना पड़ता है। अननोइंगली उनको महसूस नहीं होता कि झपका रहे हैं, लेकिन वो झपकाते हैं। तो ये वो ड्राइनेस की प्रॉब्लम भी हो सकती है और एक एलर्जी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये इसका डिसीजन तो एक आई स्पेशलिस्ट बेहतर तरीके से करके बता सकता है कि व्हाट इज द एक्चुअल कॉज ऑफ दिस फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग। ओके निपरा सर, मोदी ओके, जी, थैंक यू सो मच सर। निपरा मोदी जी, आप अपना प्रश्न करें। नमस्ते डॉक्टर साहब, मेरे को यूं पूछना था, आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, जी हाँ, आ रही है। मेरे को यूं पूछना था कि जैसे मेरा क्या बीच में मीटिंग लीव हो गया था, मुझे नहीं पता, आपको बताया होगा कि जैसे आंखों का चश्मा का पावर तेज है तो वो कुछ कम हो सकता है क्या? नहीं, देखिए, नंबर पावर या पावर चश्मे का नंबर कभी कम नहीं होता। मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्या है, एक व्यक्ति जो 50 वर्ष का है या 45 वर्ष का है, जो पहले पढ़ने का चश्मा लगाता था, वो डॉक्टर के पास कहता है आके कि डॉक्टर साहब, मेरा तो अब चश्मा उतर गया, मैं तो पहले चश्मे के साथ पढ़ता था, अब तो मुझे चश्मे को लगाने की जरूरत ही नहीं, अब तो मैं किताब ऐसे ही पढ़ लेता हूँ। ऐसे बहुत से लोग आते हैं हमारे क्लिनिक में। वो लेकिन नहीं जानते हैं कि आफ्टर द एज ऑफ 45 और 50 उनको धीमे धीमे कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद आने लगता है। अब वो मोतियाबिंद क्या है? हमारी आंख के अंदर एक नेचुरल क्लियर लेंस होता है, जैसे चश्मे का लेंस है, इसका ये पारदर्शी लेंस है। लेकिन उम्र की अधिकता की वजह से, किसी चोट की वजह से या डायबिटीज की वजह से इसकी पारदर्शिता लेंस के धीमे धीमे कम होने लगती है। तो वो जो आदमी हाइपरमेट्रोप है, जो आदमी प्लस के चश्मा लगाता था, उसको कैटरेक्ट की वजह से मायोपिक होता जाता है। वो इसको कहते हैं न्यूक्लियर मायोपिया, या आ, ये जो कैटरेक्ट डेवलप होने की वजह से मायोपिया, ऐसे व्यक्ति को धीमे धीमे जो पास्ट का चश्मे का नंबर कम होने लगता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। मेरी एक रिलेटिव हैं, वो अपनी सास को मेरे पास लेके आई और वो बोले कि भाई साहब, माता जी कहती हैं मुझको दूर का नहीं दिखता, दूर का नहीं दिखता, और हमने एक दिन देखा छुप के तो ये तो सुई में धागा पिरो रही थी और हमको चश्मा लगाना पड़ता है। मैंने कहा बिल्कुल लाइए। मैं उसको देखा, मैंने उनको, माता जी को, उनकी दूर की नजर वास्तव में ऊपर का जो लेटर है, सबसे ऊपर वाला, जो सामान्य व्यक्ति 60 मीटर की दूरी से देख सकता है, शी वॉज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज दैट लेटर ऑल्सो। जब मैंने उसको परीक्षण करके चश्मे का नंबर दिया, शी वॉज हैविंग -3.5 का नंबर उसको लगा। अब जिस व्यक्ति को -3.5 का चश्मा लगेगा, उसको दूर का कैसे देखेगा? नहीं देखेगा। लेकिन जब उसको चश्मा उतार देगा तो ऑलरेडी +3.5 की पोजीशन में वो चला जाएगा।
ऐसा व्यक्ति किसी भी चीज को बगैर चश्मे के बिल्कुल 5 से 15 सेंटीमीटर से भी देख सकता है। ये शुद्ध गणित है। मायोपिक पेशेंट आपने देखा होगा, कई लोग चश्मा उतार के किताब पढ़ते हैं, आपने देखा होगा सार्वजनिक जीवन में, देखा है आपने? दे आर मायोप्स, उनको हाई माइनस का चश्मा लगता है, तो उनको चश्मा उतार के पढ़ने से उनको ज्यादा सुविधाजनक लगता है। तो ऐसे व्यक्ति जो कहते हैं कि साहब पहले तो मेरे को पढ़ने को चश्मा लगता था और अब तो लगता ही नहीं है बिल्कुल, वो हो सकता है वो उसकी एज ज्यादा हो गई है और वो उसको धीमे धीमे मायोपिया डेवलप हो रहा है। मायोपिया एज ए रिजल्ट ऑफ कैटरेक्ट फॉर्मेशन होता है, तो उनका चश्मे का नंबर धीमे धीमे हो जाता है, कम होता चला जाता है। और ऐसे व्यक्ति को अगर दूर का नंबर लगाए तो मालूम पड़ा कि -2 लग रहा है, पढ़ने के लिए ऑटोमेटिकली +2 की पोजीशन में पहुंच गए, तो उनको तो पढ़ने का कोई चश्मे की आवश्यकता ही नहीं। तो ये चेंजेस जो आते हैं वो एजिंग इफेक्ट की वजह से आते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैटरेक्ट। सर एक और पूछना था कि जैसे फोन पे बच्चों को देखना तो पड़ता है 3-3 4-4 घंटे फोन लैपटॉप पे, तो चश्मा लगा हुआ नहीं हो और आंखों की सिक्योरिटी के लिए कोई लगाना चाहिए क्या? मैंने अभी, आपने अगर ध्यान से सुना हो, पहले बताया है कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम अगर पैदा हो रहा है और उनको आंखों के ग्लेयर से बचना है कंप्यूटर के या मोबाइल के लैपटॉप से, तो उनको एंटी ग्लेयर ग्लासेस को लगाना चाहिए। सुरक्षा, अपन मोटरसाइकिल पर जाते हैं हेलमेट लगाते हैं कि नहीं है? सर्दी लगती है तो स्वेटर पहनते हैं कि नहीं? तो एंटी ग्लेयर ग्लासेस तो आंखों को प्रिवेंट ही करते हैं ना। चलिए आखिरी प्रश्न ले लेते हैं, ये देवेंद्र नेगी जी का, हम डॉक्टर साहब से कुछ सुनना भी चाहेंगे। देवेंद्र जी बोलिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब एक छोटा सा क्वेश्चन था कि जैसे हम लोग सभी सीनियर सिटीजन ज्यादातर लोग जो है योगा करते हैं, तो सभी मतलब सभी तो नहीं पर काफी लोग मोबाइल यूज करते हैं, तो उनको वो कंप्यूटर में तो करते नहीं है, लेकिन जो मोबाइल में करते हैं तो मोबाइल में भी क्या आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लू कलर की स्क्रीन या कुछ फिल्म वगैरह स्क्रीन के आगे लगानी चाहिए ताकि हमारी आंखों में असर ना पड़े, क्योंकि हम लोग फिर टीवी टूवी भी कम ही कर दिया देखना, ज्यादातर मोबाइल में ही काम चल जाता है। G20 देखना है या यूट्यूब देखना है या कोई न्यूज देखना है, अपना मोबाइल में लेटे लेटे जो है बिस्तर में मोबाइल को खोला और आराम से ज्यादातर यूज मोबाइल का ही कर रहे हैं सीनियर सिटीजन लोग। तो क्या कोई फिल्म लगता है और हमको लेटे लेटे मोबाइल देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? देखिए, मैंने आपको 2 बात बताना चाहता हूँ। एक तो लेट करके कभी भी ना तो किताब पढ़ें, ना मोबाइल पढ़ें, ना देखें, ना लेट करके टीवी देखें, क्योंकि उससे जो हमारी आंखों की मांसपेशियां हैं वो थक जाती हैं। आप जब नेचुरल वे में बैठ के टीवी देखते हैं या मोबाइल चलाते हैं तो हमारी जो मसल्स को एक्सरसाइज नहीं करना पड़ता है, लेकिन जब लेट के आप पढ़ेंगे तो हमारी आंखों की जो मसल्स हैं, जैसे आप पानी से भरी हुई बाल्टी उठा के रख लें 10 मिनट तो आपके हाथ थक जाते हैं ना, ऐसी आंखों में भी मांसपेशियां होती हैं। मैंने बताया ना, ऊपर देखने के लिए सुपीरियर रेक्टस, नीचे देखने के लिए अलग मांसपेशी होती है। तो जब आप लेट के पढ़ेंगे, लेट के मोबाइल देखेंगे, तो आपकी जो ऊपर वाली आंख की मांसपेशी है वो रिलैक्स हो जाती है और नीचे वाली के ऊपर लोड पड़ता है, तो उससे आंखें जल्दी थकने लगती हैं। तो लेट के कभी भी ना तो मोबाइल चलाएं, ना लेट के टीवी देखें, ना लेट के आप पढ़ें। दूसरी बात, अब रह गया बचाव। अभी मैंने बताया जो हम प्रिकॉशन कंप्यूटर के लिए, लैपटॉप के लिए ले रहे हैं, वही मोबाइल के लिए लेना है। आपका जो चश्मा है ये एंटी ग्लेयर होगा, तो आपकी जो मोबाइल से निकलने वाला, चकाचौंध से निकलने वाला जो ग्लेयर है वो हमारी आंखों को थका देता है, उससे हम काफी हद तक बच सकते हैं। ये नहीं कहता कि मैं 100% बचाव होगा, लेकिन काफी हद तक बचेगा उससे। आपका जो चश्मा मैं देख पा रहा हूं ये सिंपल ग्लासेस हैं, ये एंटी ग्लेयर नहीं है। मुझे आपके चश्मे की में रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ रहा है, मेरी कांच का, इसका ग्लास का, वो आपको दिख रहा है। अगर ये एंटी ग्लेयर ग्लासेस होते ना तो आपका जो रिफ्लेक्शन मुझे रंगीन दिखाई पड़ता। तो आप अपने किसी चश्मे वाले की दुकान पर जाएं, आपका जो भी नंबर है उससे कहें भैया मुझे एंटी ग्लेयर अच्छी क्वालिटी का चश्मा बना दे, वही नंबर का, -2 है, +2 है, जो भी है, वो क्या ना उसको एंटी ग्लेयर बना दे, मुझे चकाचौंध से बचना है। तो आपको काफी हद तक आपको जो इससे जो दुष्प्रभाव है उससे आप बच सकते हैं। इसमें मोबाइल के लिए भी कोई स्क्रीन लगता है आगे?
मोबाइल में जो है इसका स्क्रीन गार्ड रहता है उसको लगवाने की जरूरत नहीं है। हाँ, और मुझे उसके बारे में मालूम भी नहीं है कि उसका लगता भी है कि नहीं, लेकिन मैं तो आंख का डॉक्टर हूं तो मैं चश्मे के बारे में तो सलाह दे सकता हूँ कि वो लगाए ना आप। उसको कहाँ दिक्कत है आपको लगाने में, बताइए। तो आपकी तरह मैं भी सीनियर सिटीजन हूं ना। आइए अब हम इस कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं, और बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब को इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी इतनी अच्छी तरह से देने के लिए, क्योंकि जानकारी होना और देना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो दोनों ही अगर किसी के पास हो तो बहुत ही अच्छा रहता है, और डॉक्टर साहब को हम आगे भी डॉक्टर साहब का मार्गदर्शन लेते रहेंगे। मैं अनूप जी का पुनः धन्यवाद करता हूं कि ऐसे इतने अच्छे डॉक्टर साहब को हमारे साथ जो है जोड़ा, वो डॉक्टर साहब ने समय दिया। मैं चाह रहा हूं डॉक्टर साहब आपकी कोई गजल या कोई कविता, आप जो भी आप सुनाना चाहें वो उसका स्वागत है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पर भी हम लोग समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करते रहते हैं, और कई लोग हैं जो कि लेखन में और रचना कर्म में से जुड़े हुए हैं। तो आपकी रचनाओं का आपका कल जब पता चला तो विशेष रूप से इसलिए भी स्वागत है कि आप स्वयं रचनाकार हैं, इतने पुरस्कार मिले हुए हैं और इतनी संस्थाओं द्वारा सम्मानित हैं। यहाँ के जो गवर्नर साहब हैं, राज्यपाल मध्य प्रदेश के, उन्होंने भी सम्मानित किया है, और आप कई विधाओं में गजलें भी हैं, कविताएं भी हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो रचना आप सुनाना चाहें डॉक्टर साहब। एक छोटी सी गजल है मेरी, मैं आपको पढ़ रहा हूं स्वागत। कि उसने मानी तो सभी की बात, उसने मानी तो मानी तो सभी की बात लेकिन देर से। उसने मानी तो सभी की बात लेकिन देर से, अब बदलने लग गए हालात लेकिन देर से। अब बदलने लग गए हालात लेकिन देर से। और ये मतलब था, फिर देखें कि चाहता तो था वो मुझको, चाहता तो था वो मुझको पर मना करता रहा। चाहता तो था वो मुझको पर मना करता रहा, मना करता रहा। आंखों से छलके हैं अब जज्बात लेकिन देर से। वाह। आंखों से छलके हैं अब जज्बात लेकिन देर से। और एक और शेर हुआ है इसमें कि धूप को सर पर उठाए तय किया लंबा सफर। ये आपके और हमारे बुजुर्गों के लिए है शेर कि धूप को सर पर उठाए तय किया लंबा सफर, मिल गई अब छांव की सौगात वाह। लेकिन देर से। और एक और शेर हुआ है कि खुश्क मौसम के थपेड़ों से बदन जलता रहा। वाह। खुश्क मौसम के थपेड़ों से बदन जलता रहा, जलता रहा। आई तो मेरे लिए बरसात लेकिन। और आखिरी शेर हुआ है इसमें कि कत्ल करते वक्त उसने कुछ नहीं सोचा। कत्ल करते वक्त उसने कुछ नहीं सोचा, मगर याद आए घर के सब हालात लेकिन देर से। वाह। तो गजल एक ऐसी चीज है दोषी साहब कि दो पंक्तियों में एक पन्ने भर की बात कह देती है। और मैंने विश्व वृद्धजन दिवस पर एक गजल लिखी थी, मैं उसकी, क्योंकि मैं समझता हूँ आपके उसमें शायद कुछ बुजुर्ग लोग बहुत होंगे, तो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे पर मैंने कुछ लिखा था, क्योंकि मैं भी सीनियर सिटीजन हो चुका हूँ। ये मैं तो 40 जो गजल आपने सुनाई है, इसका मतलब तो आप अपने क्लिनिक पर भी लगा सकते हैं। आई तो समझ में बात लेकिन देर से। उसने मानी तो सभी की बात लेकिन देर से। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, सुनाइए, दूसरी सुनाइए। ये इसका मतलब है, हाँ मतलब हाजिर करता हूं मैं आपको जो साहब, कि कह रही है झुर्रियां एक दास्तां ये देख लो। कह रही हैं झुर्रियां एक दास्तां ये देख लो, वक्त ने कैसा लिया है इम्तिहान ये देख लो। वाह वाह। और शेर है कि कौन मानेगा हमारा वक्त भी एक वक्त था। कौन मानेगा हमारा वक्त भी एक वक्त था, रह गया है रेत सा तन्हा निशान ये देख लो।
वाह। और एक और शेर हुआ है कि आंख में तलखी लिए जीते रहे मरते रहे। हम्म एक सीनियर सिटीजन की अंदर की पीड़ा है इस शेर में हम्म कि आंख में तलखी लिए जीते रहे मरते रहे, इस तरह चलता रहा है कारवां, ये देख लो। वाह। और एक और शेर हुआ है, हम्म जिसने काटी उम्र अपनी घर बनाने के लिए, हम्म जिसने काटी उम्र अपनी घर बनाने के लिए, उसके सर पर छत नहीं है आसमान, ये देख लो। वाह। ये उन लोगों के लिए जो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। हम्म और आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, लगता है सारे दुश्मन हो गए हैं मेहरबान, ये देख लो। मैं अपनी खुद की गजलें ही भूल जाता हूं, ये भी तो स्वाभाविक है। हाँ ये है, रो नहीं सकते हैं अपनी बेबसी पर ए हरी। हम्म रो नहीं सकते, हरी मेरा तखल्लुस है, नुक्ता हम्म है, मेरा निकनेम है कि रो नहीं सकते हैं अपनी बेबसी पर ए हरी, सारे दुश्मन हो गए हैं मेहरबान, ये देख लो। वाह वाह दुश्मन कौन है? बीमारियां हैं, वो वाह। मेहरबान हो गई हैं। रो नहीं सकते हैं अपनी बेबसी पर ए हरी, सारे दुश्मन हो गए हैं मेहरबान, ये देख लो। वक्त ने कैसा लिया है इम्तिहान, ये देख लो। कह रही हैं जुर्रियां एक दास्तां, ये देख लो। वक्त ने कैसा लिया है इम्तिहान, ये देख लो। सारे सीनियर सिटीजन जो आपकी सभा में उपस्थित है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और जो उनकी पीड़ा है, लगभग वही मेरी भी पीड़ा है। और शायद मैं समझता हूँ जोशी साहब, वही आपकी भी पीड़ा भी होगी। जी जी जी, सभी की जो लेखक का काम ही है कि उसके अनुभवों का साधारणीकरण करता है वो, तो इसलिए वो सभी की पीड़ा से वो जुड़ता ही है। बहुत अच्छी रचनाएं डॉक्टर साहब आपकी सुनी, और हमारे भी ये जो कार्यक्रम है उसके अलावा साहित्यिक कार्यक्रम भी होते रहते हैं, और मैं तो वैसे भी उनसे जुड़ा हूँ। कल भी वातायन लंदन से एक कार्यक्रम था, दो देशों की दो कहानियां, तो अमेरिका से और भारत से दो कहानीकार जुड़े थे, और मुझे भी कुछ उस पर बाद में टिप्पणी करनी थी। तो हमारे साहित्यिक कार्यक्रम तो होते रहते हैं, और आपको हम अवश्य आमंत्रित करना चाहेंगे, इतने अच्छे रचनाकार हैं आप। तो आज दोनों तरह से हम लोगों का मार्गदर्शन हुआ। एक तो आंखों की दृष्टि से जो डॉक्टर साहब ने बताया, और इतनी अच्छी तरह से बताया, तो बहुत ही अच्छा था। हमें तो लग रहा है कि ऐसे ही आंखों, क्योंकि आंखें का विषय तो बहुत बड़ा विषय है, और बहुत सारी, आज मैं ये भी देख रहा था कि हमारे जो साधक हैं, जो जो सबसे ज्यादा मतलब कक्षाएं भी लेते हैं, चाहे वो दीप जी हों, ज्योति जी हों, दीपशिखा जी हों, मैंने स्वयं भी आपसे प्रश्न किए, तो उन लोगों के भी मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, और बाकी लोगों ने भी प्रश्न किए। इससे पहले कि मैं धन्यवाद के लिए दीप जी को कहूँ, अनूप जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कुछ कहें। अनूप शर्मा जी। अच्छा, डॉक्टर साहब को धन्यवाद दूंगा इसके, और क्या दे सकूं, क्योंकि मैं जब इनके पास प्रस्ताव रखा, मैं कैसे उसको मान लिया, और मानने के बाद मैं आज तक अभी नहीं मिला, अब स्क्रीन पे ही मिल रहा हूँ इनसे। मैं सोच रहा था कि इस तरह होंगे या मेरे को फंसा तो गया, मिलने तक नहीं आया। लेकिन इन्होंने इतने सहज और सरल भाव से के बारे में बताया है कि मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति के जहन में होती होगी ये बातें, सब कोई बातें बकाया नहीं रही। और एक और मैं इनके बारे में बताना चाहा कि पोती जो है वो महंगापन था उसमें, तो ग्वालियर में दिखाने गए तो वहां डॉक्टर ने बिल्कुल ऑपरेशन के लिए, बालक दिखाने गया था, तो ऑपरेशन के लिए बोले इसको एडमिट कर ऑपरेशन कर ही देते। अब वो क्या हुआ कि उस लेफ्ट में ऑप्शन डॉक्टर से उसमें वो राइट लिख दो, तो इसके साथ में एक व्यक्ति था, तो उसने कहा यार जब ये यही नहीं पता कि इनको लेफ्ट का करना है कि राइट करना है, बोले चलो आप तो अपने जैन साहब को दिखाएंगे। यहाँ आ गए, अब इन्होंने बिना ऑपरेशन के उसका भैंगा ठीक हो गया, चश्मे बदल 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 के। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपन कहते हैं जो चश्मा रिकॉर्डिंग बंद कर दें।